प्रिय उपासक उपासिकाओं, कई दिन से ज्यादा व्यस्तता के कारण मैं जुड़ नहीं पा रहा हूं। कल भी जुड़ना था लेकिन नहीं जुड़ पाया। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि जब तक हम विचार को व्यवहार में नहीं उतारते तो जीवन निर्माण का दौर शुरू नहीं होता है। जो हमारे मन में विचार हैं, उन विचारों को व्यवहार में उतारना नितांत आवश्यक है। ऐसा करने से ही हम प्रगतिशील होते हैं और धर्म का प्रभाव जीवन में देखने को मिलता है। जब विचार की बात करते हैं, आज के संदर्भ में मैं बात करूं तो सभी लोग विचारशील हैं, चाहे कोई अनपढ़ व्यक्ति है या पढ़ा लिखा व्यक्ति है। हर व्यक्ति में एक व्यवहारिक समझ होती है और वो अपनी उस व्यवहारिक समझ से निरंतर चिंतन मनन करता है, सोचता समझता है और जीवन जीता है। इसमें जो सबसे अलग बात जो मैं आज आपसे करना चाहता हूं वो ये है, हम भले ही कितने भी शिक्षित क्यों ना हों, चाहे कोई व्यक्ति दार्शनिक है, लेखक है, कवि है, वक्ता है, राजनेता है, अध्यापक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये समाज के भिन्न भिन्न घटक हैं। हर व्यक्ति का अपना एक चिंतन है, हर व्यक्ति का निजी एक अनुभव है और प्रत्येक व्यक्ति सोचता भी है, सोचता है, समझता भी है और करता भी है। लेकिन ये बात सिर्फ बौद्धिक है। अगर हम व्यावहारिक रूप में देखें तो कई बार लगता है कि हमारा चिंतन मनन, हमारा विचार कोई अस्तित्व नहीं रखता। जब हम जीवन को एक सामाजिक परिवेश में देखते हैं, जब हम जीवन को व्यक्तिगत जीवन से बाहर निकाल करके सामाजिक परिवेश में रखते हैं, तब लगता है कि हमारे विचार का कोई महत्व नहीं है। जो एक विचार जिसने सामाजिकता को स्वीकार कर लिया हो, ये एक विचार जो समाज में स्थापित हो गया है, हम ये जाने बिना कि ये विचार किसने किया, किसने इस विचार को स्थापित किया, बस वो धारणा में बदल गया, समाज ने उसे स्वीकार कर लिया और कोई भी व्यक्ति भले उस विचार के अनुकूल हो प्रतिकूल हो, उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करता। अगर टिक्का टिप्पणी करता भी है तो उसे बौद्धिक विलास के लिए करता है, जीवन को रूपांतरित करने के लिए नहीं करता। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी बुद्धि, हमारे बुद्धि का विकास, हमारा विचार अस्तित्वहीन हो जाता है। मैं बात यहां से शुरू करूं। जैसे आज हम देखते हैं एक व्यक्ति दीनहीन अवस्था में है, गरीबी में है। ऐसा नहीं कि वो गरीबी में रहना चाहता है, वो गरीबी से बाहर निकलने के बारे में सोचता भी है, लेकिन वो प्रयास नहीं करता। जब भी प्रयास करने की बात आती है तो सामाजिक परंपराओं और उस सामाजिक परिवेश के ताने बाने को देख करके वो ठहर जाता है। फिर सोचता है कि ये सब चीजें जीवन के साथ ही चलने वाली हैं, इसलिए मुझे समाज को ही महत्व देना चाहिए। जो समाज ने बना लिया उसी को स्वीकार करना चाहिए। ये एक ऐसा विचार है जो व्यक्ति के निजी विचारों को कभी महत्व ही नहीं देता। जैसे आज बहुत बड़ा वर्ग गरीबी में है और वो आज गरीबी में नहीं है, कई पीढ़ियां लगातार गरीबी में बनी हुई हैं। अगर वो आज गरीब है तो इसके पीछे यही विचार है कि वो अपने विचार को, अपने मस्तिष्क में उपजे हुए विचार को व्यवहार में नहीं उतारते,
बल्कि जो विचार व्यवहार में स्थापित है बस उसी को स्वीकार करके जीवन जीते हैं। इसलिए समाज में परिवर्तन नजर नहीं आता है। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा महिलाओं को लेकर के। आजादी के बाद हम देखते हैं कि महिलाओं ने बड़ी प्रगति की, शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े कीर्तिमान स्थापित किए। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां महिलाओं ने अपनी भागीदारी ना निभाई हो। लेकिन जब हम देख रहे हैं, परंपराओं को लेकर के बात करते हैं, व्यक्तिगत तौर से कुछ अपवाद छोड़ दिए जाए, अगर सामूहिकता में महिलाओं को देखते हैं तो उनके जीवन में कोई विशेष बदलाव नजर नहीं आता है। जैसे घूंघट की मैं बात करूं, जिसे गुजरात में लाज कहते हैं, कहीं पर्दा प्रथा कहते हैं, तो कहीं घूंघट कहते हैं। अब इसकी उपयोगिता कहीं भी नहीं है, लेकिन समाज में स्वीकार्यता है। इसलिए अधिकांश पढ़ी लिखी महिलाएं भी सामाजिक परंपराओं के नाम पर केवल और केवल इसे स्वीकार करती हैं। अगर उनके मन में कभी भी ख्याल आता है स्वतंत्र अभिव्यक्ति का, तो वो ये सोच करके कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, परिवार कभी इसका विरोध ना करे, और वो अपने विचार को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखते हैं। बस इतना ही तो समझना था कि जो हमारे मन में विचार आ रहा है वो विचार व्यक्तिगत भले ही है, लेकिन वो अपनी व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का विचार है, जीवन की स्वतंत्रता का विचार है, सम्मान और स्वाभिमान का विचार है। हमें उसे व्यवहार में उतारना ही चाहिए। लेकिन सामाजिक परिवेश में हमें इस प्रकार से मानसिक रूप से तैयार कर दिया कि हम व्यक्तिगत विचार को कभी भी इतना अहमियत नहीं देते जितनी की सामाजिकता को देते हैं। तो हमें इस बात को समझना चाहिए, सामाजिकता एक महत्वपूर्ण विषय है, मैं इस बात को इनकार नहीं कर रहा हूं। समाज ने जो सामाजिक मूल्य तय किए हैं, बहुत सारे सामाजिक मूल्य बहुत व्यवहारिक हैं, जीवन निर्माण के भी हैं और जीवन को सुरक्षित बनाने के नियम भी हैं। जो नियम समाज के हित में है, व्यक्ति के हित में है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हित में है, अभिव्यक्ति के हित में है, हमें उन्हें मानना चाहिए। लेकिन जो विचार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध है, व्यक्ति के स्वाभिमान के विरुद्ध है, और यूं कहें कि किसी व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता के विरुद्ध है, तो हमें वहां पर बगावत भी करनी चाहिए। बगावत का आशय यह नहीं है कि हमें विद्रोह करना चाहिए। बगावत का आशय यह है कि जो गलत है उसे नकारना और नकारने का साहस पैदा करना नितांत आवश्यक है। कई बार हम किसी बात को नकारने में विद्रोह देखते हैं, जबकि ये विद्रोह नहीं है, ये सच्चाई को स्वीकारना है और गलत परंपरा को नकारना है। अब अगर इस विचार को इस ढंग से लिया जाए कि सच्चाई है इसे स्वीकारना है, ये गलत है इसे नकारना है, तो फिर उसके साथ ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि हमें एक बड़ा जन समर्थन चाहिए। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विषय है वो व्यक्तिगत रूप में ही होना चाहिए, और जो सामाजिक स्वतंत्रता का विषय है वो सामाजिक स्वरूप में होना चाहिए। क्योंकि समाज में एक ऐसा वातावरण बन गया है कि यह व्यक्तिगत विचार को, अगर वो विचार सामाजिक परंपराओं के विरुद्ध है, तो फिर पूरा समाज उस विचार के विरुद्ध खड़ा नजर आता है, और ये व्यक्ति की एक बड़ी सामाजिक कमजोरी हो गई है। तो यहाँ इस बात को ठीक से समझना चाहिए कि हमारा चिंतन और मनन अगर हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए है, स्वाभिमान के लिए है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए है, तो उस विचार को चिंतन और मनन के दौर से गुजरते हुए हमें इसे व्यवहारिक स्वरूप में स्थापित करना चाहिए।
अगर ऐसा करते हैं तब निश्चित रूप से हम समाज का स्वरूप बदल पाएंगे। आज समाज में अगर यथास्थिति है तो इसका कारण यही है कि हमने मानसिक दासता को स्वीकार कर रखा है, मानसिक स्वतंत्रता को हमने मूल्य नहीं दिए। आज अगर हम बुद्ध की बात करें, बाबा साहब की बात करें, जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बात करें, तो हमें इस विचार की श्रृंखला को समझना पड़ेगा और समझ करके उसे व्यवहार में उतारना होगा। जैसे आज हम बात करते हैं धर्म की बात करते हुए हम जीवन मूल्यों की बात करते हैं। अब जीवन मूल्य निसंदेह ये नितांत व्यक्तिगत है कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, दुराचार नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करूंगा और नशा नहीं करूंगा। ये नितांत व्यक्तिगत है, लेकिन व्यक्तिगत विचार एक सामाजिक संरचना का आधार बनता है। अगर समाज के अधिकांश लोग इन शीलों को महत्व देने लगे, जीवन में अंगीकार करने लगे, तो हम देखेंगे कि हमारे समाज का एक स्वरूप वर्तमान स्वरूप से बिल्कुल भिन्न होगा। आज हम बड़े पैमाने पर देखते हैं हर परिवार में कोई न कोई व्यक्ति नशे का शिकार है। किसी की संतान नशे का शिकार है तो उसके माता पिता दुखी हैं, और किसी के पिता नशे का शिकार हैं तो उसकी संतान दुखी है। ये दोनों बातें बराबर हैं। जिस घर के मुखिया शराबी हो जाते हैं उसका पूरा परिवार उससे प्रभावित होता है, और जिसके बच्चे शराब पीने लग जाते हैं उसके माता पिता भी दुखी रहते हैं। अब समाज में नशे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और कोई भी व्यक्ति नशे का समर्थन नहीं करता है, फिर भी हम नशा करने वालों को स्वीकार कर लेते हैं, महत्व देते हैं, उनको नकारते नहीं हैं, और ये एक सामाजिक सुरक्षा बन जाती है उनके लिए। जैसे विवाह शादी में शराब का परोसना ये स्वीकार्य विचार नहीं है, लेकिन उस दिन सभी लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं। हम जानते हैं कि दिवाली पर पटाखे चलाना ठीक नहीं है, पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है, धन की बर्बादी के हिसाब से भी ठीक नहीं है, और उससे उत्पन्न होने वाली असुविधाओं के हिसाब से ठीक नहीं है। विचार की बात करें तो बहुत अच्छा लगता है, नहीं होना चाहिए, लेकिन व्यवहार की बात करते हैं तो हम सब साथ खड़े होते हैं। आपको याद होगा, क्योंकि हम इस दौर से गुजरे हैं, हमें हाई स्कूल में प्रस्ताव लिखवाया जाता था कि दहेज एक अभिशाप है। दहेज पर प्रस्ताव लिखवाए जाते थे, दहेज पर व्याख्यान किए जाते थे, दहेज पर हम भाषण प्रतियोगिता की जाती थी, और हर कोई व्यक्ति दहेज का विरोध ही करता था। वो एक विचार था। लेकिन जब व्यवहार में देखते हैं तो प्रस्ताव, वो डिबेट, वो डेक्लेमेशन, वो प्रतियोगिताएं सब निरर्थक नजर आती हैं। हर कोई व्यक्ति परोक्ष या अप्रोक्ष रूप में स्थापित व्यवस्था को स्वीकार करता है। हर व्यक्ति चाहता है किसी के साथ भेदभाव ना हो, कोई छोटा बड़ा नहीं। ये विचार तो है, ईश्वर की नजर में सभी लोग समान हैं, लेकिन व्यवहार की जब बात आती है तो हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ अमानवीय असमानता का व्यवहार करता है। तो यहां भी सामाजिक स्थापित मूल्यों पर ही बात होती है। व्यक्तिगत या सही निर्णय पर समाज काम नहीं करता है, और ये एक बहुत बड़ी असहज स्थिति है समाज की कि हर कोई व्यक्ति सच बोलने की वकालत करेगा, हर कोई व्यक्ति ईमानदार होने की बात करेगा, हर कोई व्यक्ति समानता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, मैत्री और करुणा की बात करता है। लेकिन जब व्यवहार की बात आती है तो वह कहीं नजर नहीं आता है।
धम्मभूमि का जो ये प्रयास है, ये इसीलिए है कि हम चिंतन करना सीखें। हमारे मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न होते हैं, हम उन विचारों को व्यवहारिकता में स्थापित करने की कोशिश करते हैं, करें, तब निश्चित रूप से हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकेंगे जो समाज वास्तव में अपनी जरूरतों के अनुसार बना। जैसे आज हम बात करते हैं कि समाज का आधार भ्रातृभाव होना चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए, बंधुता की भावना होनी चाहिए। जब हम समाज की बात करते हैं, बंधुता की भावना की बात करते हैं, तब हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हो जाती हैं। हम किसको समाज स्वीकार करें? भारत में तो जाति व्यवस्था ही एक सामाजिक व्यवस्था है। एक जाति के लोगों का ही अपना एक समाज हो सकता है। भिन्न भिन्न जातियों को एक समाज में कभी देखने की कोशिश नहीं की गई। अब जाति भेद की जनक है। जाति समाज में असमानता का व्यवहार पैदा करती है। हम सब जानते हैं कि ना जन्म से, ना पारिवारिक हैसियत से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। कुशल कर्म करने से, अकुशल कर्म से भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता। एक शराब बेचने का काम करने वाला व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा पाता है। तो ये कोई मापदंड नहीं है। तो समाज को हमें एक स्वरूप कैसे, बंधुता की भावना, भाईचारे की भावना, समता की भावना, जब हम बात करते हैं, व्याख्यान देते हैं, तब तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जब उस व्याख्यान से बाहर निकलते हैं तो हम अपनी ही जाति के आईने में अपने आप को स्थापित कर लेते हैं और वह बंधुता की भावना खत्म हो जाती है। भारत में बुद्धिज्म आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहा कि जो बुद्ध का विचार है, हर कोई व्यक्ति कहता है कि बुद्ध का विचार सुंदर है, बुद्ध का विचार अच्छा है, बुद्ध का विचार व्यवहारिक है, लेकिन स्वीकार करने की बात आती है तब हम स्वीकारने का साहस नहीं करते, क्योंकि हम जातिगत मानसिकता में बंधे होते हैं। हम धर्म की मर्यादा और परंपराओं में बंधे होते हैं। इसलिए एक विचार जो बहुत अच्छा है, महत्वपूर्ण है, हम नकार देते हैं। और यही कारण है कि हम गली सड़ी व्यवस्था में ही अपना जीवन जीने को विवश होते हैं। अगर हम इस बात को समझ सके कि विचार जीवन का आधार है, अगर विचार श्रेष्ठ है, मानवीय है, कल्याणकारी है, अपना भला करने वाला है, किसी का अहित करने वाला नहीं है, तब निश्चित रूप से उस विचार को व्यवहार में उतरना चाहिए। ये सैद्धांतिक बात है। लेकिन जब व्यवहारिक पक्ष पे हम जाते हैं, तब किसी भी विचार को व्यवहार में उतारने से पहले हम समानता, हमारा जातिगत आधार, आर्थिक संपदा को देख हम अपने विचार को समझने की कोशिश करते हैं, और कहीं पर भी अंतर्विरोध नजर आता है तो हम चुप हो जाते हैं, या यूं कहें कि उस विचार की अहमियत, विचार को छोड़ देते हैं। आज भले हम कितने भी प्रगतिशील हो गए हों, लेकिन वही दकियानुसी विचार, वही हमारा व्यवहार, 14वीं सदी की परंपराएं, उन सबको मानते हुए भी हम आज कितने आधुनिक बनने का प्रयास करते हैं। महिला और पुरुष के भेद पर हम बहुत लंबा व्याख्यान दे देते हैं। हर व्यक्ति कहता है भेद नहीं होना चाहिए, भेद नहीं होना चाहिए, ये एक विचार हो गया। लेकिन भेद क्यों है, ये भी तो एक विचार है ना। अगर हम उस विचार में भेद देख रहे हैं तो उस भेद को खत्म करने का भी हमारा साहस होना चाहिए। महिला पुरुष के भेद को खत्म करने का साहस होना चाहिए। जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करने का
जो हमारा विचार बना है उसका विरोध करने का साहस हमारे अंदर होना चाहिए। दहेज जैसी अमानवीय परंपराओं के विरुद्ध अगर हमारा विचार है तो हमें उस विचार के साथ खड़ा होकर के लोगों के कल्याण के लिए, समाज के हित के लिए और परंपराओं से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन ये सारी बातें जब भी संभव हो सकती हैं जब हम ईमानदारी के साथ इस विचार को व्यवहार में उतारने का साहस पैदा करें। और जब तक ये साहस नहीं बनेगा और कोई भी देखता, इसलिए हमें साहस के साथ काम करना चाहिए और इस विचार को व्यवहार में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ मैं कुछ बातें और करना चाहूँगा। जैसे हम शिक्षा को ले, शिक्षा में हमारा कोई विचार नहीं होता। जो सिलेबस निर्धारित है हम उस सिलेबस को पढ़ते हैं, उसको याद करते हैं, हो जाते हैं। नौकरी के लिए प्रतियोगिता हम उसे याद करते हैं और पास हो जाते हैं। लेकिन हमने सिलेबस जो समाज के आधार संरचना है हम उसी को अंतिम मान करके उस पर काम करते हैं और यह विचार गौण हो जाता है। धम्मभूमि का जो प्रयास है वह सिद्धांतों को समझने और व्यवहार में उतारने का प्रयास है। आपने देखा होगा धम्मभूमि की मान्यता और परंपराओं ने बहुत कुछ बदला है। हमने स्थापित मान्यताओं को भी तोड़ने की कोशिश की जो आज तक चली आ रही थी। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं, गुलामी के जो प्रतीक महिलाएं पहन स्वीकार्यता की दृष्टि देख रहे थे, धम्मभूमि ने इस विचार को अस्वीकार किया और इस विचार पर चर्चा की। चर्चा व्यवहार में उतरी। जिन पुरुषों ने इस बात को समझा उन्होंने अपने घर में अपनी जीवन संगिनी को इस विचार के साथ खड़ा किया, व्यवहार में उतारा। जिन महिलाओं ने इस विचार को समझा वे खड़ी हुई, अपने विचार को व्यवहार में उतारने के लिए प्रयास करने लगी। कुछ कामयाब हो पाई और कुछ प्रयासरत है। अब भले ही विचार थोड़ा सा है, छोटा सा है कि महिलाएं गुलामी के प्रतीक क्यों पहने। सुंदरता के नाम पर, विवाहिता के नाम पर, स्वागिन के नाम पर महिलाओं को एक विचार से बांध देना, एक सामूहिक रूप से अभिव्यक्ति का नाम देकर के, समाज का नाम देकर के उनको बंधन में बांध करके गुलामी के स्वरूप को भी व्यवहारिक नाम देकर के स्थापित करना ये गलत था। इसलिए धम्मभूमि ने इस विचार को व्यवहार में उतारा और हम देख रहे हैं उसके परिणाम बड़े सुखद आए। अनेकों महिलाओं ने इस विचार को समझा, पहल की और अपने बंधनों को तोड़ा। बात इतनी से संतोष करने का की नहीं है, विषय इससे आगे जाने का भी है कि हम जिस विचार के समर्थन में खड़े हैं, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। अगर ये विचार हमारा भी है तो हम लोगों को मानव मानव एक समान के इस विचार को व्यवहार में उतारना ही चाहिए। अगर हम अंधविश्वास की बात करते हैं, जब हमारी समझ में आया कि कुछ बातें जो अव्यवहारिक हैं, अंधविश्वास की हैं, तो हमें उससे बाहर निकलने का प्रयास करना ही चाहिए। आज भी हम देख रहे हैं, हम बहुत सारे परिवारों में जाते हैं, देखते हैं
परिवार शिक्षित है, सुशिक्षित है, अच्छी नौकरियां करता है, लेकिन घर में जो सबसे छोटा बच्चा है उस पर अंधविश्वास की सारी सारी परतें साफ नजर आती हैं। गले में काले धागे बंधे होंगे, गले में कुछ और भी बंधा रहता है, हाथ के काले धागे बंधे रहते हैं, काला टीका भी मुंह पे लगा कर रखते हैं। अब भले ही हम अपने आप को अंधविश्वासी ना कहें, लेकिन जो प्रचलित मान्यताएं हैं उनसे बाहर निकलने का साहस नहीं कर पा रहे। और इसका यही कारण है कि बाबा साहब के धम्म के स्वीकार करने के बाद 68 वर्षों तक हम अंबेडकरवादी तो बनने नजर आते हैं, लेकिन जब बौद्ध बनने की बात आती है तो फिर हम पीछे हट जाते हैं। ये कैसे संभव है कि एक तरफ तो इस विचार का समर्थन करें कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हमें समानता का व्यवहार करना चाहिए, हमें जाति से बाहर निकलना चाहिए, और दूसरी तरफ हम जातिवादी बन जाते हैं, जाति का समर्थन करते हैं, जाति से बाहर निकलते नहीं है। यही कारण है कि जो सदियों पुरानी परंपराएं हैं, वे परंपराएं हमारी इग्नोरेंस के कारण है। हम उन परंपराओं को स्वीकार कर रहे हैं, वर्तमान संदर्भ में अपने आज के दृष्टिकोण में उनको देख ही नहीं रहे हैं, और हमारे मन में जो विचार आते हैं, स्वतंत्रता का विचार आता है, स्वाभिमान का विचार आता है, समता का विचार आता है, थोड़ी देर के बाद वो विचार नष्ट हो जाते हैं। प्रतिपल न जाने कितने विचार पैदा होते हैं और कितने विचार नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार से हमारा अपना विचार भी उत्पन्न और नष्ट होता रहता है। आप में से बहुत सारे लोगों का अनुभव होगा, आप भी अनुभव में देखते होंगे। कुछ लोग कहते मिलेंगे कि मैं दहेज का विरोधी रहा हूं, मैंने कभी दहेज का समर्थन नहीं किया, लेकिन जब पता लगता है कि वो तो दहेज लेकर के ही बैठा था। तो इस प्रकार से हम विचार तो करते हैं, लेकिन व्यवहार उसके बिल्कुल प्रतिकूल रहता है, जो कि सामाजिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा विरोधी है। तो आज के इस गूगल मीट के माध्यम से मैं इतना कहना चाहूंगा, हर व्यक्ति चिंतनशील है। भले कोई व्यक्ति विद्वान ना हो, लेकिन विचार सबके मन में आते हैं। हमारे मन में जो विचार आते हैं, हमें उन पर सोच विचार भी करना चाहिए, और वो विचार क्या है, उसका महत्व क्या है। अगर वो विचार जीवन निर्माण के अनुकूल है और सामाजिक व्यवस्था के भी जो स्थापित मान्यताएं हैं उनके विरुद्ध है, तो भी हमें दुस्साहस करना चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। एक सही विचार को व्यवहार में उतारने के लिए हमें निरंतर तत्पर रहना चाहिए। इस बात के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए कि समाज क्या कहेगा। आप अच्छा करेंगे तब भी समाज को कहना है, और बुरा करेंगे तब भी कहना है। लेकिन अच्छा करें या बुरा करें, कुछ दिन तो लोग कहेंगे। इस प्रकार का जो मन में डर है, यह डर ही हमें विचार को स्थापित करने की अनुमति नहीं देता है। और जब हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं, अपने विचार को व्यवहार में उतारने के लिए प्रयास करते हैं, थोड़ी सी कठिनाइयों के बाद हमें अनुभव होता है कि मैं अपने विचार पर काम कर पाया। विचार की स्थापना का प्रयास निश्चित रूप से समाज को बदलने की एक बहुत अनूठी पहल होगी। महाकारुणिक बुद्ध ने स्थापित मूल्यों के विरुद्ध एक विचार दिया। वो इतना आसान नहीं था उस समय कि लोगों को धर्म समझाया जा सके। जहां समाज हजारों वर्षों से अज्ञानता में जी रहा था, बुद्ध ने बिना किसी बात की परवाह किए लोगों को नया विचार दिया। उस नए विचार से लोगों में चेतना पैदा हुई, और जिन्होंने
को ठीक से समझा, वो रूपांतरित होता चला गया। हजारों लोग भिक्षु बन गए। वो विचार से जीवन का रूपांतरण था। हजारों लोग गलत परंपराओं से बाहर निकल करके बुद्ध के धर्म के अनुगामी बन गए। वह विचार का व्यवहार में उतरना ही था। और बौद्ध धर्म का जो आंदोलन आज पूरे विश्व में फैला हुआ है, ये विचार की स्थापना का ही जीता जागता एक उदाहरण है। लेकिन हम अगर भारत के संदर्भ की बात करें, हम आज दीनहीन मलिन जो जीवन जी रहे हैं, दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं, अज्ञानता का जीवन जी रहे हैं। परंपरा और कुरीतियों के नाम पर हम केवल गलत बातों को ढो रहे हैं। इनके लिए धर्म ही एक मार्ग है। अगर हमें महाकारुणिक बुद्ध का धर्म समझ में आ रहा है, ये विचार जीवन के अनुकूल है, जीवन को श्रेष्ठ बनाने के अनुकूल है, तब हमें इसे व्यवहार में उतारने के लिए प्रयास करना ही चाहिए। धम्म भूमि की जो विचार श्रृंखला है, ये जीवन निर्माण की श्रृंखला है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति की श्रृंखला है, स्वाभिमान को जगाने की श्रृंखला है, और यहाँ से बढ़ करके श्रेष्ठ जीवन बनाने और जीवन को श्रेष्ठ जीवन मार्ग पर बनाए रखने के लिए एक प्रयास है। तो मैं आज के इस वक्तव्य के अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, धम्म भूमि का जो श्रेष्ठ जीवन निर्माण का आंदोलन है, ये विचार जीवन के अनुकूल है, समाज के अनुकूल है, और जीवन को, समाज को उच्च आयामों पर ले जाने का विचार है। आप लोग अगर इसके साथ खड़े होंगे और व्यवहार में उतारने का प्रयास करेंगे, तब निश्चित रूप से हमारा जीवन सुखद होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका मंगल हो। भवतु सब।